हेलो फ्रेंड्स, हम हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य जो है संपूर्ण नोट्स हम दृष्टि नेट JRF की बुक से कंप्लीट करने वाले हैं। ये बुक मैंने आपके सामने आपको दिखा रही हूँ। इसी पुस्तक से पढ़कर जो है मैंने शॉर्ट नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं ताकि आपको दिक्कत ना जाए, बना बनाया आपको नोट्स मिल जाए। तो मैंने यहाँ यूनिट फर्स्ट डिवाइड किया क्योंकि सबसे कठिन ना हिंदी साहित्य में यही वाला भाग लगता है। हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाओं में कौन कौन से भाग आते हैं। तो आदिकाल में मैंने शॉर्ट यहाँ लिखा है कि अपभ्रंश की रचनाएं हैं, सिद्ध है, नाथ है, जैन, रासो, लौकिक साहित्य हमें यहाँ पढ़ना पड़ता है। भक्ति रीति आधुनिक काल में काव्यखंड, आधुनिक काल में गद्यखंड और नवजागरण। इतना हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत, मतलब सिर्फ ये अगर हम कहें गद्य विधाएं तो इतनी हमको कंप्लीट करनी। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आदिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास के गद्य विधाओं में सबसे पहले लेखन पद्धति आती है, यानी कि इतिहास में लेखन प्रक्रिया की शुरुआत हुई कहाँ से। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की 4 पद्धतियाँ बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहले 4 पद्धतियाँ मतलब वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक पद्धति और विधेय पद्धति। लेकिन जब रिसर्च की गई तो पता चला कि भक्ति काल के समय में एक गोकुलनाथ और नाभादास, इन लोगों ने कुछ रचनाएं लिखी थी, लेकिन बाद में जाके कवियों ने इनको एक सार्थक या एक्सेप्ट नहीं किया। जो भी है, गोकुलनाथ ने 2 पुस्तक लिखी हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। हम सीधा सीधा याद करेंगे। गोकुलनाथ ने लिखा है 84 और 252 वैष्णव वार्ता। 84 वैष्णवन वार्ता और 252 वैष्णवन वार्ता, इनकी भाषा एग्जाम में पूछी गई है फ्रेंड्स। उसका भाषा जो है वो है ब्रज भाषा। इसको नोट्स बनाते बनाते साथ में मैंने MCQ भी करते गई थी। वही MCQ में मुझे जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा मिली थी मैंने यहाँ ऐड कर दिया था। तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है, दोनों की ब्रज भाषा है। अब यहाँ गोकुलनाथ जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जो 84 शिष्यों में से एक शिष्य ये भी थे। इनको गोकुल गोसाई के नाम से भी जाना जाता है। फिर आते हैं नाभादास। नाभादास ने लिखी थी भक्तमाल। तो भक्ति काल के टाइम पीरियड में हमें गोकुलनाथ और नाभादास के 2 मतलब इनके ही हमको ग्रंथ मिले थे, लेकिन इसमें सिर्फ कवियों का ही विवरण था, इसीलिए इसे ग्रंथ नहीं माना गया। फिर इतिहास लेखन परंपरा के जो एक आरंभ माना जाता है 19वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में माना जाता है, जिसमें प्रमुख व्यक्ति का नाम है गारसा दा तासी। गारसा दा तासी ने लिखी है इस्तवार दा लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तान। इतना सारा फ्रेंड याद नहीं होता, आप एंदुई ए हिंदुस्तानी याद कर लें। गारसा दा तासी ने क्या लिखा है, एंदुई ए हिंदुस्तानी। यहाँ इनके अर्थ भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। लिटरेचर उर्दू लैंग्वेज में क्या है, इतिहास है। एंदुई यानी हिंदुओं की हिंदी या हिंदवी कहा गया है, और 738 कवियों का इसमें वर्णन किया गया है हिंदी में। अब गारसा दा तासी ने जो ये पुस्तक लिखी हुई है, उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद करने वाले थे लक्ष्मी नारायण वासणी, लक्ष्मी नारायण वासणी जी, और उर्दू में ट्रांसलेट करने वाले कौन थे, करीमुद्दीन। इतिहास लेखन की 4 पद्धतियाँ बताई गई हैं, यानी इतिहास जो है उसको लिखा गया है तो किस किस मेथड से लिखा गया, तो 4 इसमें मेथड बताई गई हैं। और 5वीं मुझे एक सामाजिक मिली थी, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो मैंने इंक्लूड कर ली है। मेन अगर आपसे पूछा जाए तो 4 हैं। 5वीं सामाजिक पद्धति एक MCQ में मिला था तो उसे ऐड कर लिया था मैंने। ये पहला है वर्णानुक्रम, इसको इंग्लिश में कर लीजिए अल्फ़ाबेटिकल। जैसे हम लोगों का स्कूल में नाम लिखा जाता है ना ABCD के अकॉर्डिंग, ऐसे हिंदी में वर्णक्रम के अनुसार, जैसे क क ख ग घ ऐसा। तो जैसे यहाँ लिखा है तुलसीदास, तो ता के बाद क्या आएगा, फिर चिंतामणि, तो एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में। लेकिन यहाँ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ किसकी होगी, हिंदी वर्णमाला की। कवियों के नाम के वर्ण के अकॉर्डिंग इसमें किया गया था, जैसे तुलसीदास, चिंतामणि, केदारनाथ। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया था, गारसा दा तासी ने और शिव सिंह सेंगर ने। सबसे महत्वपूर्ण इसमें पूछा क्या जाता है, जैसे वर्णानुक्रम है तो वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया, तो गारसा दा तासी ने किया और शिव सिंह सेंगर ने किया। अब शिव सिंह सेंगर जो है हिंदी में लिखा गया प्रथम ग्रंथ माना जाता है, और इसमें 1000 कवियों का वर्णन इसमें किया गया है। दूसरी जो पद्धति है वो है कालानुक्रम पद्धति। कवियों की जन्म तिथि के अनुसार ये है। कालानुक्रम पद्धति का मतलब ये है कि जो कवि थे उनकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग थी। इसका जो है प्रयोग जॉर्ज ग्रियर्सन ने और मिश्र बंधु भाइयों ने किया था। तो कालानुक्रम आपको समझ आ गया होगा, कवियों की जन्म तिथि के अनुसार था ये। इसका प्रयोग जॉर्ज ग्रियर्सन ने और मिश्र बंधु ने किया था। एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे।
अल्फ़ाबेटिकल का प्रयोग किसने किया? गारसदा तासी ने और शिव सिंह सेंगर ने। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया? बर्थ डेट के अकॉर्डिंग किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने और मिश्र बंधु ने। वैज्ञानिक पद्धति में एक खास नाम नहीं आता है, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति में जितने भी तथ्य हैं उनका संकलन यहाँ किया गया था। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग 3 चीज़ों को लेकर किया गया था: जातीय परंपरा, सामाजिक वातावरण और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। यह इस विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करने वाले 3 महोदय हैं जो फ्रेंच के थे। इन्होंने 3 शब्द को लिया हुआ है। एमसीक्यू में मैंने पुराने एग्जाम में देखा था तो उसमें से पूछा गया था कि फ्रेंच विद्वान 3 महोदय ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था, उनमें से इन 3 कौन से शब्द हैं जिनका नहीं है, मतलब निगेटिव पूछा गया था। तो जाति, क्षण और वातावरण 3 जो शब्द हैं इनको ध्यान में रख के विधेयवादी पद्धति का इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और जो विधेयवादी पद्धति है उसको सक्सेस पद्धति के रूप में माना जाता है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। फिर रामचंद्र शुक्ल जी के बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने किया था। इसके बाद फिर बच्चन सिंह ने किया था। फिर मैंने आपको बताया कि 5वीं सामाजिक पद्धति मुझे अलग से मैं एमसीक्यू लगा रही थी तो मुझे मिली थी, तो मैंने यहाँ इंक्लूड कर ली थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सामाजिक पद्धति दी है। अब साहित्य इतिहास दर्शन। साहित्य इतिहास दर्शन की परंपरा का अध्ययन ही साहित्य इतिहास लेखन कहलाता है। यहाँ समझें, साहित्य की जो परंपरा है, साहित्य लिखने की या जो भी उसकी परंपरा है उसे हम क्या कहेंगे? साहित्य इतिहास लेखन। साहित्य इतिहास लेखन और उसकी परंपरा को हम क्या कहेंगे? साहित्य इतिहास दर्शन कहेंगे। यहाँ पर 2 हमको मिलते हैं, नलिन विलोचन शर्मा जी। नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा है हिंदी जो साहित्य है उसका दर्शन। आपको कौन से शब्द याद रखना है? दर्शन और दृष्टि। दर्शन और दृष्टि। दर्शन किसने कहा है? नलिन विलोचन शर्मा ने। और मैनेजर पांडे जी कह रहे हैं दृष्टि। फिर से रिवीजन करें, दर्शन नलिन विलोचन शर्मा, दृष्टि मैनेजर पांडे। मैनेजर साहब ने क्या कहा? भाई दृष्टि है। नलिन जी ने क्या कहा है? दर्शन है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे हमने यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। शुक्ल जी ने अपनी से पहले लिखे गए ग्रंथों को कवि वृत्त संग्रह नाम दिया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शुक्ल जी ने जब स्वयं का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसके पहले जितने भी ग्रंथ लिख गए हैं उनको इन्होंने कहा है कवि वृत्त संग्रह। शिव सिंह सरोज की रचना को इन्होंने कवि वृत्त संग्रह नाम दिया है। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को इन्होंने बड़ा कहा। देखो, मॉडर्न है तो बड़ा है, शिव जी हैं तो कवि वृत्त संग्रह, मॉडर्न है तो बड़ा है। और मिश्र बंधु एक से ज़्यादा हो गए तो भैया हो गए प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। इतना रिवीजन करेंगे हम। शिव सिंह सरोद को क्या कहा है? सिंपल कवि वृत्त संग्रह। मॉडर्न है तो क्या कहा है? बड़ा कवि वृत्त संग्रह। मिश्र हैं, बहुत सारे हैं तो क्या कहा है? प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। इसके बाद शुक्ल जी ने टाइम पीरियड अपने अकॉर्डिंग जो डिवाइड किया उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसको याद करेंगे, फिर इसको याद करेंगे। पहले याद करते हैं हम। सबसे पहला आदि काल, फिर आता है पूर्व मध्यकाल, फिर उत्तर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को क्या कहा? वीर गाथा। पूर्व मध्य भक्ति। अब इसको याद कर लो। वीर गाथा काल, सबसे पहले वीरों की भूमि आई, लड़ाई झगड़े हुए तो वीरता के बारे में बताया गया। इतने लड़ाई झगड़े हो गए कि और दूसरे लोगों जो विदेशी हैं, ईसाई हैं, बाकी लोग हमारे यहाँ आ गए, मुस्लिमों का आक्रमण बढ़ गया तो हम लोगों ने क्या किया? भक्ति बढ़ाई, भक्ति आ गई। फिर पहले वीर आए, वीर योद्धा आए, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, हमको शांति नहीं मिली तो हम शांति की तरफ गए। कहाँ? भक्ति। अब भक्ति बहुत ज़्यादा हो गई तो हम कहाँ गए? रीति। और रीति के बाद गद्य। याद करें, वीर भक्ति रीति गद्य, वीर भक्ति रीति और गद्य। 10-50 13-75 13-75 1700 1700 1900 1900 1940। कैसे याद करेंगे आप? वीर भक्ति रीति गद्य। 10-50 13-75 13-75 1700 1700 1900 1900 1984। आदि, पूर्व, उत्तर, आधुनिक। तो ये टाइम पीरियड आप याद कर लेना। कुछ मुझे यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें मिली थी। किसने किसको क्या कहा? साहित्य समाज का दर्पण है, यह बात किसने कही है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है, यह बात किसने कही है? महावीर स्वामी ने। कैसे याद करेंगे आप? देखिए, साहित्य समाज का दर्पण। बाप रे, समाज का दर्पण है।
बहुत महान बात है भाई। समाज का जो दर्पण है, समाज को हम एक दर्पण के रूप में देख रहे हैं, ये तो बड़ी महान वाली बात हो गई। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं समाज का दर्पण। दर्पण शब्द लिया है महावीर जी ने। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, हृदय की बात आ गई भाई। हृदय तो बड़ा कोमल होता है किनका, जो बाल होते हैं, बाल कृष्ण। बाल कृष्ण समूह के हृदय, हृदय की बात हमारी कौन सुनता है, तो हमारी कृष्ण कन्हैया बाल कृष्ण। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य किसने दिया है, महावीर प्रसाद। अब ज्ञान की बात भाई, ज्ञान किसके पास था, महावीर के पास था। ज्ञान किसके पास था, महावीर के पास। रिपीट करें, दर्पण है महान महावीर, फिर हृदय की बात हो रही है तो बालकृष्ण, और ज्ञान राशि के संचित कोष की बात हो रही तो फिर महावीर। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब है, यह चीज़ किसने कही है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। रामचंद्र शुक्ल जी का कहना यह है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब है। साहित्य स्वाभाविक विकास है, यह कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब हम इसे फिर से रिपीट करेंगे। दर्पण किसने कहा है, महावीर जी ने कहा है। हृदय की बात किसने कही है, बालकृष्ण जी ने कही है। और ज्ञान राशि और दर्पण दोनों की बात किसने कही है, महावीर ने। फिर कोई भी देश हो, वहाँ का जो साहित्य है वही उनकी चित्तवृत्ति होती है, किसने कहा है, मतलब वैसा ही वहाँ के लोग सोचते हैं जैसे उनका लिटरेचर होगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने। और साहित्य स्वाभाविक इतिहास है, यह बात किसने कही है, स्वाभाविक है। हजार लोग से कह रहे हैं स्वाभाविक है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके बाद हम आएंगे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में पहला नाम आता है इस्तवारदा ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, जिसे मैंने आपसे कहा था कि आप शॉर्ट में याद कर लें, एंदुई हिंदुस्तानी। एंदुई हिंदुस्तानी के 2 भाग प्रकाशित हुए हैं। पहला प्रकाशित हुआ है 1839 में और दूसरा प्रकाशन हुआ 1847 में। और 1871 यानी 1871 में न्यू संस्करण 3 खंड में आया। फिर यह किसने लिखा है, एंदुई हिंदुस्तानी किसने लिखा है, गारसदा तासी ने। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, गारसदा तासी ने। 738 कवि इसमें उर्दू के हैं और बाकी हिंदी के हैं। इसमें फ्रेंच साहित्य जो इसमें ये फ्रेंच भाषा में कहलाया। साहित्य अनुवादक समिति ने इसका प्रकाशन करवाया था। तो ब्रिटेन और आयरलैंड दोनों ने मिलकर इसका प्रकाशन करवाया था और पेरिस में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके रचनाकारों का हिंदी में अनुवाद किया गया, किसने किया है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था आपने। तो किस में किया था, हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 में प्रकाशित हुई, यानी यहाँ समझे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसदा तासी की एंदुई हिंदुस्तानी को हिंदी में ट्रांसलेट किया और नाम दिया हिंदुई साहित्य का इतिहास, जो 1952 में प्रकाशित हुई। सेकंड नंबर में हम आएंगे तज़किरा ई सुअरा ई हिंदी 1848 में। ये किसने लिखी थी, मौलवी करीमुद्दीन ने लिखी थी। दिल्ली कॉलेज द्वारा ये प्रकाशित है। 1004 कवियों का वर्णन है। 62 कवि हिंदी है और इसमें कालक्रम था परंतु नामकरण नहीं था। फिर से देखेंगे किसने याद करी, तो हम तज़किरा ए हिंदी आप याद कर लें, मौलवी करीमुद्दीन ने। तज़किरा ए हिंदी करीमुद्दीन, हिंदू हिंदुस्तानी गारसदा तासी। अब आ जाते हैं भाषा काव्य संग्रह 1873 में किसने दिया, महेश दत्त शुक्ल जी ने। हिंदी भाषा में लिखा गया ये प्रथम ग्रंथ है। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित है। अब आ जाते हैं शिव सिंह शरोद। शिव सिंह शरोद जो लिखी गई है वो शिव सिंह सेंगर है। इतिहास का प्रारंभ माना जाता है 713 ईस्वी में लिखा गया था। 1003 कवियों का इसमें वर्णन किया गया है, वर्णानुक्रम पद्धति पर है। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था 1883 में। इसके बाद द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में था। 952 कवि थे इसमें। जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि आयरलैंड से हैं, ये प्रकाशन हुआ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने किया था पत्रिका में। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। इसमें 11 अध्याय हैं। 952 कवियों को शामिल किया गया है। 886 शिव सिंह सरोद से हैं। 16वीं और 17वीं भक्ति काल को स्वर्ण युग का काल भी कहा गया है। अब सिंपल फैक्ट है, 16वीं और 17वीं टाइम पीरियड को क्या कहा गया, तो भक्ति काल का स्वर्ण युग कहा गया है। किसी युग को स्वर्ण युग कहा गया है, भक्ति काल को। इसका अनुवाद किशोरी लाल गुप्ता ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास में 1957 में प्रकाशित कराया था। इसके बाद 6 नंबर है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद में प्रश्न आता है कि भाई इनमें से कौन से शामिल नहीं है, तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, तीनों के नाम याद करेंगे। गणेश जी भी हैं, श्याम जी भी हैं और सुखदेव हैं। गणेश जी हैं, श्याम हैं और सुखदेव हैं।
इसका प्रथम 3 भाग जो है 1913 में प्रकाशित हुआ था। चौथा भाग जो 1934 में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु जी ने लिखा। मिश्र बंधु में मिश्र बंधु जो कि है उसमें 3 लोग शामिल हैं, याद रखेंगे। मिश्र बंधु में गणेश, श्याम और सुखदेव। मिश्र बंधु विनोद किसने लिखा? मिश्र बंधुओं ने लिखा। कौन कौन है? गणेश जी हैं, श्याम जी हैं, सुखदेव जी हैं। 4591 कवियों को इसमें शामिल किया गया था और इतिहास को 5 कालों में विभाजित भी किया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया है। मदद की थी केदारनाथ पाठक ने। ये मैंने बताया ना, मुझे अलग से MCQ में मिले थे तो मैंने यहाँ जोड़ दिया कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में मदद किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल की, केदारनाथ पाठक ने। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका है। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था। यह सुप्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा छायावादी कवि हैं। काव्यात्मक भाषा है। आदिकाल व भक्तिकाल यहाँ टाइम पीरियड में लिखा गया था 693 से 1693 तक। आदिकाल व भक्तिकाल तक की अवधि को यहाँ पे बताया गया है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा है, संत काव्य है। निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य बताया गया है। संधि काल या चारण काल नाम भी इन्होंने दिया है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी। आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, भक्तिकाल के उदय की पृष्ठभूमि, पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्य धारा का संबंध, उद्घाटन, सूफी काव्य आधार, प्राकृत अपभ्रंश और काव्य परंपराओं को इन्होंने माना है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही लिखा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, उद्भव और आदिकाल तीनों बताए हुए हैं। यहाँ पर हिंदी के मिश्र बंधु ने तो लिखी थी। हिंदी के नवरत्न थे तुलसी और सूर्य ने देवी के बंधु केशव कबीर को चंद्र दिलाया। तो तुलसीदास, सूरदास, देव बिहारी, मतिराम चिंतामणि, चंद्रवरदाई, सत्य हरिश्चंद्र, ये जो हैं हिंदी के नवरत्न माने जाते हैं। एक छोटा कोड हमको मिला तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया। 10 नंबर पे आएंगे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? गणपति चंद्र। जहाँ वैज्ञानिक बात आएगी वहाँ गणपति चंद्र लगा देंगे। 1965 में 3 काल में विभाजित हुआ था ये, प्रारंभिक, मध्यकाल और आधुनिक। आचार्य शुक्ल जी के ढांचे में कुछ परिवर्तन का प्रयास किया गया। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में है। डॉक्टर नागेंद्र और हरदयाल 26 विद्वानों का इसमें सहयोग था। प्रामाणिक और व्यवस्थित सामग्री है। 12 नंबर में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है। 1986 में राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। इसमें व्यास सम्मान भी दिया गया है और लोकप्रियता और आकर्षक भी हो गया है ये। प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार पढ़ेंगे। ग्रंथ जो हैं, एक तरफ हमने लिस्ट बनाई है ग्रंथ हैं और एक तरफ जो हमने लिस्ट बनाई है वो ग्रंथकार हैं जिन्होंने लिखे हुए। हिंदी कोविद रत्नमाल किसने लिखी है? श्याम सुंदर दास जी ने। हिंदी साहित्य विमर्श किसने लिखा है? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी भाषा एवं साहित्य श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? कृष्ण शंकर शुक्ल जी ने लिखा है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान ने। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास जी ने। आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्ण्य। हिंदी काव्य धारा राहुल सांगत्यायन। हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के नंद दुलारी वाजपेयी। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नागेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारी जी। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी जो है साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा। आधुनिक हिंदी का आदिकाल नारायण चतुर्वेदी। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव।
ये जो अभी हमने नाम आपको गिनाए हैं, इस तरफ ग्रंथ हैं और ग्रंथकार हैं, इनको हम 5-5, 10-10 करके अलग अलग पर डे हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न की स्थिति बनती है। तो रोज़ हम इनको 5 या 10 जो है ग्रुप बनाकर छोटे छोटे अलग अलग करके फिर उसकी स्टडी करें। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका शिव कुमार सिंह, शिवनारायण रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो इसमें आएंगे। 1928 में ये दी गई थी। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने लिखी थी। दोहरे कालखंड की बात मिश्र बंधु जी ने की है। दोहरे नामकरण की बात रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। रीतिकाल प्रवर्तक माना गया है रामचंद्र शुक्ल जी को, और रीतिकाल प्रवर्तक जो हैं चिंतामणि जी को भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य का विमर्श अयोध्या सिंह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। और लोकनायक किसको कहा गया है? तुलसीदास जी को कहा गया। ये ब्लैक लाइन से जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, ये MCQ से जो फैक्ट मिले हैं, जो क्वेश्चन बने हुए थे, वहाँ से ये अलग से ऐड किए गए हैं। और बुक से जो आप बुक से पढ़ रहे थे, वो बुक का जो है ये रेगुलर यहाँ तक मिलेगा। ये जो एक्स्ट्रा है वो MCQ से मिलेगा। इसके बाद अभी जो हमने पढ़ा वो आदिकाल का, आप ऐसे समझिए इंट्रोडक्शन था। अब आदिकाल यहाँ से स्टार्ट होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास से भाषा के आधार पर हमें 2 रचनाएं यहाँ मिलती हैं। एक है अपभ्रंश और एक है देशभाषा। 12 ग्रंथों के साहित्यिक मानते हुए इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला अपभ्रंश काव्य। अपभ्रंश काव्य हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका हैं। अपभ्रंश काव्य में जो लिखे गए हैं हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका हैं। हमीर भैया ने विजय पाई तो उनकी कीर्तिलता ने कीर्ति पताका फहरा दी। ये इसके कोड हैं। देश भाषा काव्य विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियाँ, बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका। यहाँ फिर से समझें। अब भाषा जो है, भाषा के आधार पर 2 प्रकार के काव्य आदिकाल में लिखे गए हैं, अपभ्रंश और देश भाषा के रूप में, जिनमें अपभ्रंश काव्य में हमीर, विजय, कीर्ति लता और कीर्ति पताका आते हैं, और देश भाषा में विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियाँ, बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, जयशंकर प्रसाद, जय मयंक जस चंद्रिका इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा कोड बनाया था। विद्यापति ने पदावली और खुसरो की पहेलियों को 20 बार परमाल और पृथ्वीराज को खुमान से दे दी, फिर उनकी जय जय होने लगी। आप 2-3 बार ऊपर पढ़ेंगे और नीचे पढ़ेंगे। इस सीरीज़ को बार बार हम रिपीट करेंगे तो हमको याद हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है विद्यापति ने, तो ये हो गया विद्यापति। पदावली और खुसरो की पहेलियाँ को 20 बार। परमाल और पृथ्वीराज को खुमान से दे दी, फिर उनकी जय जय होने लगी। उपरोक्त 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया है। आदिकाल का टाइम पीरियड आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपको अभी पता था, अपन ने पढ़ा था 1050 से 1375। महाराज भोज के समय, हमीर देव के कुछ पहले के समय की बात है। शुक्ल जी ने आदिकाल के 4 अध्याय में वर्णित किया है। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। सामान्य, अपभ्रंश, देशभाषा और फुटकल रचनाएं। इसको थोड़ा सा समझें। शुक्ल जी ने आदिकाल के 4 यूनिट्स जो अलग अलग बताए हैं। प्रकरण 1 में उन्होंने सामान्य परिचय बताया है। प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य के बारे में बताया है। 3 में देश भाषा काव्य के बारे में बताया, और 4 में फुटकल रचनाएं बताई हैं, जिनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकरण 1, सामान्य परिचय। आदिकाल का आरंभ अवधि, उसकी 2 विशेषताएं हैं। पहला है अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति। 150 वर्षों के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार के दोहे इसमें मिलते हैं। दूसरी में इसमें बताया गया है इस काल की सामग्री में कुछ असंदिग्ध व अपभ्रंश भाषा भी हमको मिली है, जो कुछ संदिग्ध भाषा के रूप में थी। प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य बताया गया है। अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत जैन और बौद्ध के मतों का प्रचार जो है, इसमें जो रचनाएं की गई थी वो है, यानी मेन हमसे कहा जाए अपभ्रंश काव्य में किसकी रचनाएं हमें प्रमुख रूप से मिलेंगी, तो जैन और बौद्धों की मिलेंगी।
इस भाषा की पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलती है। अपने पिता ग्रहसेन को संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का कभी भी इन्होंने माना है। जैन सिद्ध एवं नाथों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। सिद्ध व नाथों की रचनाओं का वर्णन के दो कारण हैं यहाँ पर, भाषा और सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। बौद्ध धर्म से निकली वज्रयान शाखा के तांत्रिक योगियों को सिद्ध माना गया है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, तो सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, 84 मानी गई है। वज्रयान में सिद्धि प्राप्ति के लिए गद्य तथा स्त्री विशेषता योग व सेवन आवश्यक था। इसमें निर्माण के 3 अवयव ठहराए गए हैं। 3 अवयव, शून्य, विज्ञान और महासुख। प्रथम सिद्ध जो हैं यहाँ पर हैं सरहपा। इन्होंने सहज जीवन पर बल देते थे। सरहपा ने सहज जीवन पर बल दिया है और वज्रयान शाखा को सहजयान भी कहा है। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया है। पूछा जाता है सिद्धों ने किस भाषा शैली का प्रयोग किया? संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया है। नाथ पंथ जो है वो सिद्धों से ही निकला है। यह प्रश्न कईयों बार आया हुआ है। नाथ पंथ सिद्धों से ही निकला हुआ है। सिद्धों का प्रभाव भारत की पूर्वी भाग में और नाथ पश्चिम भाग में, राजपूताना और पंजाब वाले क्षेत्र में थी। सिद्धों का जो प्रभाव है पूर्वी भाग में अलग है और पश्चिमी भाग में अलग है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। इनकी विशेष पहचान है कि ये कानों में कुंडल धारण करते हैं। अब यहाँ देखेंगे गोरखपुर जो हैं उनके गोरखनाथ जो हैं इनके गुरु हैं मतसेंद्रनाथ, इनके गुरु हैं जलंधरनाथ। नाथों की सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। पूछा जाता है नाथों की जो भाषा है प्रमुख रूप से कौन सी थी, तो नाथों की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में कीर्ति लता प्राप्त हुई थी। इसमें दोहा, चौपाई, छप्पा, छंद सभी हैं। प्रकरण 3 में आते हैं देश भाषा काव्य जो है वो वीरगाथा काल का। रासो काव्य 7 ग्रंथों का यहाँ पर विवेचन बताया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खुमान रासो, दलपत विजय, विसलदेव रासो, नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। खुमान रासो, दलपत विजय, विसलदेव रासो, नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, जयमयंक, जसचंद्रिका, मधुकर कवि, परमाल रासो, जगनिक, रणमल छंद, श्रीधर। हर्षवर्धन के बाद छोटे छोटे राज्यों में यह बटना शुरू हो गया। यानी कि अगर हम कहें वीर गाथा काल की जो रचनाएं हैं या तो हर्षवर्धन टाइम पीरियड तक मिली हैं, उसके बाद छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गए सब। वीर रस के पद्य छंद की बजाय छप्पा में लिखे गए हैं। विशलदेव रासो ने काव्य में रसायन शब्द का प्रयोग किया है और बाद में रसायन शब्द ही रासो हो गया है। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत हुआ, सामने आया। प्रकरण 4 लास्ट जो हमारा है वो है फुटकल रचनाएं। इस काल में 3 भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रचलित काव्य भाषा सिद्धों की, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग नाथों ने किया है। सारंगधर विद्यापति की बोली जो है इसमें अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया है। प्राकृत की रूढ़ियों में मुक्त भाषा देश भाषा है, पिंगल और डिंगल में मिलती हैं। खुसरो की पहेलियाँ व मुकरियाँ यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। विद्यापति जी ने संस्कृत अपभ्रंश और देश भाषा, इसीलिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। यहाँ कहा जा रहा है कि विद्यापति जी ने संस्कृत अपभ्रंश और अपनी देश भाषाओं में रचनाएं की हैं, इसीलिए उन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी व मैथिल को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। शुक्ल जी राजा हमीर तक वीर गाथा काल माना गया है। शुक्ल जी का जो टाइम पीरियड है, शुक्ल जी ने ये कहा है कि जो वीर गाथा काल है हमीर तक माना गया है। अमीर खुसरो ने फारसी पहेलियाँ मुकरियाँ इनकी प्रसिद्ध हैं। अमीर खुसरो की क्या प्रसिद्ध हैं? फारसी पहेलियाँ और मुकरियाँ। विद्यापति ने 3 भाषा में काव्य रचनाएं की हैं, संस्कृत, अपभ्रंश और देश भाषा। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहते हैं। इनकी मुख्य जो है वो है पदावली। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण अलग माना है। अब यहाँ पर
आदिकाल का नामकरण और प्रस्तोता। बहुत सारे लोगों ने आदिकाल को अपने विचारों के अनुसार अलग अलग नाम से पुकारा है। चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। प्रारंभिक काल, अब देखिए यहाँ प्रारंभिक काल हो गया, ये वाला कट कर देना, ये गड़बड़ हो गया है। प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरात्यायन। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि काल चारण काल राम कुमार वर्मा। आदिकाल है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। आधार काल धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा है। उद्भव काल वासुदेव सिंह ने कहा। मिश्र बंधु के द्वारा आदिकाल को आरंभिक काल बताया है, जबकि मिश्र बंधु विनोद में प्रारंभिक काल कहा गया है। पुष्यदंड और पुन शिव सिंह सेंगर ने कहा है। शालिभद्र शूरी गणपति चंद्रगुप्त। स्वयंभू किसे कहा गया है? तो राम कुमार वर्मा। सरहपा राहुल शंकरात्यायन। अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये थे आदिकाल का जो नामकरण दिया गया और किसने दिया, इसकी लिस्ट थी ये। देवसेकृत श्रावकाचार्य हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। शुक्ल जी ने कहा है आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग बताया हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग भी कहते हैं। कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं, व्याघातों का युग किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है। अब हम आते हैं अपभ्रंश रचनाओं में। हरदेव बिहारी ने 7वीं से 11वीं शताब्दी के अंत तक को स्वर्ण काल के रूप में माना है। 3 प्रकार के इसमें बंध बताए हैं, दोहा, पद्धतियाँ और गेय पद इसमें बताए हैं। जो पद्धतियाँ यहाँ पे लिखी गई हैं वो चरित काव्य पे है। 16 मात्राओं का छंद है, पद्धतियाँ बंध कहलाते हैं। चरित काव्यों में पद्धतियों की 8-8 पंक्ति के बाद धत्ता दिया जाता है, जिसे कड़वक कहते हैं। जोइंदु योगींद्र 6वीं शताब्दी में दोहा छंद शुरू किया गया था। इनकी 2 रचनाएं हैं, परमात्मा प्रकाश और योगसार। फिर आते हैं स्वयंभू। स्वयंभू जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनके प्रमुख 3 ग्रंथ हैं जो बहुत एग्जाम में आते हैं, पौमचर्यु, ऋक्षेमणिचर्यु और स्वयंभू छंद। रामचरित्र बताया गया है। प्रश्न है पौमचर्यु में किसका वर्णन है? तो रामचरित्र का वर्णन है। उसमें कितने कांड हैं? 5 कांड हैं। कितनी संधियां हैं उसमें? 83 संधियां। पौम को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। पूछा जाता है ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसके पुत्र ने पूरा किया था? तो स्वयंभू का जो पौमचर्यु ये ग्रंथ है उसके बेटे त्रिभुवन ने पूरा किया था। भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास भी कहा है। इसे वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। इनकी भाषा देसी है। अगले हैं पुष्यदंत। पहले शैव, बाद में ये जैन बने। पहले ये शैव धर्म से रिलेटेड थे, बाद में ये जैन बन गए। इनकी रचना है 63 महापुरुष गुड़ालकार महापुराण और ऋणय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु, यशधर चरित्र। आख्यानक काव्य भी इन्होंने लिखा हुआ है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र बताया है। इनकी उपाधियाँ यानी पुष्यदंत को क्या क्या कहा जाता? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक। डॉक्टर मयाणी ने अपभ्रंश का भवभूति इनको कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें 2 ग्रंथ आदि पुराण और उत्तर पुराण को प्रमुख माना है। डॉक्टर तगारे ने मराठी की जननी भी इनको कहा है। शिवश्री सेंगर ने इन्हें भाका की जड़ भी कहा है। भाषा की जड़ है वो, भाका नहीं, गलत लिखा हुआ। धनपाल मुंज ने सरस्वती उपाधि इनको दी है। रचना है इनकी भविष्यत कहा है। संपादन है डॉक्टर याकोबी। बहुविवाह पर ये लिखी हुई है। चतुर्मुख स्वयंभू ने इन्हें पद्धतियाँ बंध का प्रवर्तक माना। किसको? चतुर्मुख जी को। हरिशेन ने धम्म परीक्षा में 3 कवि बताए हैं। चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्यदंत का वर्णन किया गया है। जिन दत्त सूरी ने यहाँ पे ग्रंथ लिखे हैं। उपदेशर सायन रास से रास काव्य परंपरा का प्रवर्तक किया गया है। 80 पद्य और नृत्य गीत रासलीला काव्य यहाँ बताए गए हैं। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखा है। यह मुसलमान द्वारा पहला कहलाएगा। विक्रमपुर की वियोगिनी की व्यथा इसमें बताई गई। इसकी भाषा जो है संक्रांतिकालीन है और धर्मेतर रास बताया गया। मुनि राम सिंह रहस्यमयी कवि ग्रंथ हैं। पाहुड़ दोहा की रचना की है। हेमचंद्र जी के बारे में
प्राकृत का पाणिनि किसे कहते हैं, तो हेमचंद्र जी को। शब्दानुशासन व सिद्ध हेम ग्रंथ इन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के उदाहरण भी इन्होंने दिए हैं। कुमारपाल चरित्र प्राकृत ग्रंथ दिए हैं। योग शास्त्र, छंदोनुशासन, देसी नाम वाला कोश भी इन्होंने दिया है। प्राकृत पेंगलम क्या होती है? प्राकृत पिंगल सूत्र में विद्याधर, सारंगधर और जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं जिसमें मिलती हैं 14वीं सदी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। प्राकृत पेंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हमीर रासों की कल्पना की रचयिता सारंगधर लिखी थी। जो सारंगधर हैं, शुक्ल जी ने हमीर रासों का रचयिता सारंगधर और सांकृत्यायन ने जज्जल को माना है। बच्चन सिंह ने इन्हें कुंडलियां छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। सिद्ध मत और साहित्य, सिद्धों की संख्या 84 है, 84 है, पहले भी पढ़े अभी हम। केंद्र जो है इसका श्री पर्वत था। संधा भाषा शैली थी, मुनिदत्त और अद्वैय ब्रज ने इसको दिया था। अब आ जाते हैं सरहपा। तो सरहपा 9वीं शताब्दी के कहलाएंगे कवि। प्रथम सिद्ध हिंदी कवि हैं, ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनके अन्य नाम हैं राहुल भद्र और सरोज वज्र। भट्टाचार्य ने बांग्ला भाषा का प्रथम कवि भी इनको माना है। 32 ग्रंथ, जिनमें दोहा कोशा प्रसिद्ध है। 32 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, जिसमें दोहा कोश जो है वो प्रमुख है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग किया गया है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में भी मिलता है। अब हम आ जाते हैं सरहपा। सरहपा के शिष्य जो हैं, ये किसके शिष्य हैं? सबरपा वो सरहपा के शिष्य हैं। इनका जो ग्रंथ है वो है चरियापद। लुइपा ने लिखा है सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसको दिया गया है? लुइपा को दिया है। फिर है डोम्बीपा, ये विरूपा के शिष्य हैं। इन्होंने 21 ग्रंथ की रचना की है। डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरी, द्विकोश, देश प्रसिद्ध है इनका। कण्हप्पा ने लिखी है। जलंधरपा के ये शिष्य हैं। एक दूसरे के शिष्य पूछे जाते, बड़े कठिन से हैं, थोड़ा इसको हमको खंड विधि से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। नाथ मत एवं साहित्य, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय अवधूत मत नाम से प्रसिद्ध है। आचार्य शुक्ल ने गोरखनाथ के नाम पंथ का मूल भी बौद्धों को यही वज्रयान शाखा माना है। आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव भी कहा है। मतसेंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना गया है। गोरखनाथ जी जो हैं वो मतसेंद्र नाथ जी के शिष्य हैं। जैसे पूछा जाए गोरखनाथ किसके शिष्य हैं, तो मतसेंद्र नाथ के शिष्य थे। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थ्याल ने गोरख के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर संपादन गोरख बानी के नाम से किया है। इनके 14 ग्रंथ हैं शब्दपद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवैद बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली ज्ञान तिलक, आत्मबोध ज्ञान, चौतीसा, अभय मात्रा योग और पंचमात्रा। द्विवेदी जी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ। चौरंगी नाथ जो हैं गोरखनाथ के शिष्य हैं। पूरन भगत भी कहा जाता है इनको। अब हम यहाँ पढ़ेंगे नाथ और नाम। मतसेंद्र नाथ जो है मीननाथ, मच्छंदरनाथ, चौथे बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर। जलंधर को क्या कहा जाता है? बालनाथ। नागार्जुन को रसायनी, चौरंगीनाथ को पूरन भगत और नागार्जुन गोरखनाथ। चरपट जलंधर का नाम सिद्ध व नाथ दोनों में गिना जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं जैन मत और उसका साहित्य। जो जैन कवि हैं, तो जैन कवि में कौन कौन आता है, पहले अपन ने यहाँ पे उनके नाम लिख लिए हैं। जैन कवि में आते हैं स्वयंभू, हिंदी का आदि कवि इन्हें कहा जाता है। इसके बाद हैं पुष्यदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र जी। ये अपभ्रंश की प्रथम ऐतिहासिक व्याकरणकर्ता माने जाते हैं। सोमभद्र सूरी और मेरुतंग। यहाँ मैंने एक छोटा सा मैप बनाया है। यहाँ पर उत्तर वाला जो भाग है, पूर्वी भाग, और ये पश्चिमी भाग, दो भाग यहाँ पर डिवाइड हैं। तो जो नाथ हैं और जैन हैं वो किस भाग में आएंगे? ये इस वाले एरिया में। जैसे ये जम्मू वाला एरिया है, पंजाब वाला एरिया है, राजस्थान है, गुजरात, तो इस वाले एरिए में नाथ और जैन थे। और ये पूर्वी, जिसको हम 7 सिस्टर पार्ट कहते हैं, ये सिक्किम हो गया, अरुणाचली, 7 सिस्टर वाला जो पूर्वी भाग है, वहाँ पर सिद्ध और बौद्ध के वज्रयान प्रसिद्ध थे इस टाइम पीरियड में। अब यहाँ देंगे कि सोमभद्र सूरी और मेरुतंग। रास काव्य परंपरा हमेशा, ये रास काव्य परंपरा जो है यहाँ पर इस काल में प्रसिद्ध रही। किस काल की बात कर रहे हैं हम? जैन मत की बात कर रहे हैं।
प्राचीनतम ग्रंथ जैन मत में रिपुदारण्य दास था, जो संस्कृत भाषा थी। इसमें अभिनय, नृत्य जो है और भाषा के बारे में, गान के बारे में इसमें बताया गया है। अपभ्रंश का जो प्रथम ग्रंथ है वो है उपदेशर सायन रास। हिंदी का प्रथम जो है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। बाहुबली रास को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। यह गणपति जी ने लिखा था। मुनिजन विजय और दशरथ आइन जो थे इसके बारे में बताया गया, इन्होंने इसको प्रथम माना है। प्रथम धर्मीतर रास है, इसको इन्होंने संदेश रास का लिखा हुआ है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास किसे कहा गया? पंच पांडव रचित रास को कहा गया है, जो किसने लिखा है? शालिभद्र सूरी जी ने लिखा है। अब हम पढ़ेंगे शालिभद्र सूरी के बारे में। शालिभद्र सूरी बुद्धि रास का संग्रह इनके शिष्य शिवी ने किया था। रास का प्रथम कवि माना गया गणपति चंद्र ने इनको रास का प्रथम कवि माना। किसको? शालिभद्र सूरी को। वीर रस और श्रृंगार रस और शांत रस इनकी रचनाओं में मिला हुआ है। इनका प्रथम ग्रंथ जो है बाहुबली रास जो है इसको माना गया। इसमें 205 छंद और खंड काव्य का वर्णन किया गया। इसका संपादन मुनि जिन विजय ने किया था। इसके बाद आते हैं देवसेन। देवसेन की जो रचना वो है श्रावकाचार्य 933 में लिखी गई थी। नगेंद्र में इसे प्रथम रचना मानी गई है हिंदी की, और सबसे प्रसिद्ध है लघु नायक मानी गई। इसके श्रावकाचार्य के अंतर्गत 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन बताया गया है, और इसके ही साथ गृहस्थ जीवन के बारे में भी इसमें वर्णन दिया गया है। नए चक्र प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका। दर्शन सार में संघ की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। देवसेन की जो प्रमुख रचना है श्रावकाचार हो गया, नए चक्र हो गया और दर्शन सार भी हैं। अन्य ग्रंथ भी इन्होंने लिखे हैं, जैसे कि आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह, सावयधम्य दोहा और बृहदन्य चक्र। यहाँ पे ये मैंने जो एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया ना कि मुझे कुछ कुछ MCQ में मिले, तो वो मैंने लिख दिया था। बृहदन्य चक्र के जो शिष्य हैं वो उनका नाम है माइन धवल, इनकी रचनाएं देवसेन, ये सब मतलब एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। जो बुक का है वो इसमें दिया गया है। आसगु ने दधिवाहन पुत्री की कथा इसमें बताई गई है। किसमें? चंदन बाला रास में। और इसमें कुल 1200 छंद हैं, जिसमें 35 जो छंद हैं वो खंड काव्य के हैं, और दूसरी इनकी रचना है जीव दया रास। तो आसुकु की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है चंदन बाला रास, जो लगातार पेपर में आती हैं। और सेकंड है जीव दया रास, जिसमें सबसे प्रमुख अगर हम माने तो चंदन बाला रास है। इसके बाद आते हैं विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी की है रेवंतगिरी रास, 1231 ईस्वी में लिखी गई थी। तीर्थ नेमिनाथ ने जो है इसमें तीर्थ नेमिनाथ जो है उसका वर्णन इसमें बताया गया। आबूरास 1232 में। इसके रचनाकार जो हैं वो पल्लन है। इसका एक और ग्रंथ यहाँ पर हमको मिला हुआ है। विनय चंद्र सूरी ने जो लिखी है वो है नेमिनाथ चौपई। स्थूलीभद्र रास ने जिनधर्म सूरी। नेमिनाथ ने लिखी मुनि सुमतिगण। गय सुकुमार रास देलहड़। पुराण सार चंद्रमुनि। योग चंद्रमुनि। अब देखें फागु काव्य क्या होता है। बसंत ऋतु यानी कि होली के समय जो मादक गीत गाए जाते हैं। जिनचंद सूरी के द्वारा जिनचंद सूरी फागु 1284 में लिखा गया था, जिसमें 25 छंदों का वर्णन किया गया है। स्थूली भद्र फागु को इसका सुंदर ग्रंथ माना जाता है। अन्य ग्रंथ हैं इनके विरह, देवासरी फागु, श्री नेमिनाथ फागु, वसंत विलास फागु। यहाँ तक जो आपने पढ़ा है ये जैन साहित्य के बारे में बताया गया था। अगला जो है हमारा वो है रासो काव्य। रासो काव्य के 2 भाग हैं, एक है प्रबंध और दूसरा है वीर गीत। वीर गीत को वैलेडेट्स भी कहते हैं। प्रबंध काव्य का प्रथम ग्रंथ है खुमाण रासो, और वीर गीत का प्रथम जो ग्रंथ है वो है वीसल देव रासो। फिर से समझेंगे, प्रबंध काव्य का प्रथम ग्रंथ है खुमाण रासो, वीर गीत का प्रथम ग्रंथ है बीसल देव रासो। अब हम आते हैं खुमाण रासो की विशेषता। खुमाण रासो किसने लिखी है? दलपत विजय ने लिखी है, 9वीं शताब्दी में लिखी है। प्रबंध काव्य है ये। इसमें चित्तौड़ नरेश खुमाण की वीरता का वर्णन किया गया है, और 5000 छंद हैं इसके अंतर्गत। ये सारा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सेकंड नंबर में आएंगे हम पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है इसके उद्धारक माने जाते हैं कर्नल जेम्स टाड।
चंद्रबरदाई जी ने लिखा था 12वीं शताब्दी में, और ये अपूर्ण रह गया तो इनके पुत्र जल्हड़ ने इसको फिर उत्तरार्ध में पूरा किया था। पिंगल शैली है इसकी। पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन है, संयोगिता का प्रेम भी बताया गया है। 69 इसमें सर्ग हैं और 68 प्रकार के छंदों का वर्णन किया गया है पृथ्वीराज रासो में। इसका मुख्य छंद जो है कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या, चंद, कवि, छप्पय छंद के विशेषज्ञ थे। फ्रेंड्स, यहाँ से एमसीक्यू में मुझे एक क्वेश्चन मिला था कि पृथ्वीराज रासो में विशेष रूप से किस छंद का प्रयोग किया था। उसका आंसर छप्पय दिया गया था। अब छप्पय यदि ऑप्शन में ना हो तो कवित्त है, दूहा है, तोमर है, त्रोटक है, गाहा है, आर्या है। इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन में आए तो आप देख लीजिएगा। जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश ने जो है वो भट्ट केदार 12वीं सदी में लिखी गई है, वीर गीत है ये। जयमयंक जसचंद्रिका मधुकर जी ने लिखी 12वीं में सदी में। दोनों ग्रंथ कन्नौज राजा जयचंद की वीरता के लिए फेमस है। दोनों अप्राप्त माने जाते हैं। कौन कौन से? ये दोनों अप्राप्त माने जाते हैं। सिंघालय दयाल दासकृत राठौरारी ख्यात में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद आती बहुत ही फेमस कीर्ति लता कीर्ति पताका। किसने लिखी है? विद्यापति जी ने। ये पूर्वी अपभ्रंश जो है इसके अंदर हमें मिलती है। तिरहुत के राजा हैं कीर्ति सिंह, इनके पिता जो हैं उसका बदला लेने का वर्णन इसमें किया गया है। जौनपुर नगर का वर्णन भी इसमें बताया गया है। कवि ने स्वयं को कहानी भी इसमें कहा है। अबहट्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। भृंगी श्रृंगी संवाद इसमें रचना के रूप में बताई गई। कीर्ति पताका विद्यापति की अप्राप्त है और तिरहुत राजा शिव सिंह के द्वारा इसमें वर्णन जो है वो बताया गया है। इसके बाद वीर गीत के जो काव्य हैं, अभी यहाँ हमने 2 पार्ट पढ़े हुए हैं, एक प्रबंध का और एक है वीर गीत। तो प्रबंध काव्य के जो ग्रंथ हैं वो है खुमांड रासो। खुमांड रासो में हमने प्रबंध काव्य के अंतर्गत कौन कौन से रासो आते हैं? खुमांड रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमने देखा था वीर गीत। तो वीर गीत के अंदर प्रमुख तो विशल देव रासो है, लेकिन वीर गीत के अंदर और कौन कौन से हैं? तो विशल देव रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो और रणमल छंद। सबसे पहले हम देखेंगे वीर गीत के अंदर विजयपाल रासो, जो बहुत ही फेमस है। नल सिंह भाट ने इसको लिखी थी 11वीं सदी में। यह अनुपलब्ध है, यानी हमको लिखा हुआ कहीं साक्ष्य इसका नहीं मिला है। विजयगढ़ के राजा विजयपाल के बारे में इसमें डिटेल दी गई है। सेकंड नंबर है विसल देव रासो। ये नरपति नाल ने लिखी थी 12वीं शताब्दी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। विरह परक संदेश काव्य इसमें बताया गया है। अजमेर राजा चौहान बीसल देव का वर्णन किया गया है और राजा भोज की पुत्री का विवाह बताया गया है। इसमें वियोग भी है, पुनर्मिलन भी है और विवाह है। श्रृंगार रस की प्राथमिकता इसमें दी गई है। सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन इसमें मिलता है। इसके बाद अगला जो हमारा है वो है परमाल रासो। परमाल रासो भी बहुत प्रसिद्ध है। किसने लिखा है? जगनीक ने लिखा है। ये सभी वीर गीत के हैं, यानी वीरता का इनमें वर्णन किया गया है, बखान किया गया है। 13वीं शताब्दी में है ये। महोबा के जो राजा हैं, हमें ये भी याद रखना है कि महोबा के राजा कहाँ हैं? तो परमाल देव। कौन है? तो परमाल देव। अब इसमें प्रश्न घुमा के पूछ सकता है कि परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनीक। ठीक है, तो परमाल रासो में किस राजा के बारे में वर्णन किया गया है? तो राजा परमाल देव के, जो महोबा के राजा हैं, परमाल देव के जो 2 वीर थे आल्हा उदल, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। यूपी में वर्षा ऋतु में ये पूछा गया है, किस ऋतु में आला खंड जो है यूपी में गाया जाता है? तो हमें याद रखना है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसका केंद्र जो है बेसवाड़ा है। चार्ल्स इलियट 1865 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पे देखेंगे महोबा के राजा जो परमाल देव थे, उनके 2 वीर थे आल्हा और उदल, जिनकी वीरता की अलग से पुस्तकें भी लिखी गई हैं, मूवी भी बनी हुई है और काफ़ी सारे नाटक के रूप में इसको प्रसारित भी किया गया। आल्हा उदल जो है एक बहुत ही वीर योद्धा थे और इनकी वजह से ही राजा परमाल रासो जो हैं, इनकी वीरता के कारण आप ऐसे समझिए कि इनके ये 2 रत्न के समान थे, आल्हा और उदल। आपको समय मिले तो आल्हा उदल का अलग से एपिसोड वगैरह गूगल में आपको और इसकी मूवी भी मिल जाएगी। बहुत ही प्यारा उसमें वर्णन दिया गया है। इसके बाद आते हैं हम रणमल छंद में। रणमल छंद लिखी थी श्रीधर जी ने 14वीं शताब्दी में। राठौर राजा रणमल के सूबेदार जफर खान पर विजय का इसमें वर्णन दिया गया है।
सारंगधर कृत हमीर रासो जो है 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी। यह रासो काव्य है और यह भी अनुपलब्ध है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्दों से मानी है जो एग्जाम में आती है। जैसे कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति गारसा दत्तासी ने किस शब्द से मानी। अब हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, रास है, रासो है, राजयस है, राजसूय है। तो गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। हरप्रसाद शास्त्री जी ने राजयस से मानी है। रामचंद्र शुक्ल जी ने रास या रासो शब्द से मानी है। नंद दुलारे जी ने रास शब्द से मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा जी, माता प्रसाद गुप्त जी ने रासक से मानी है। गणपति चंद्र जी ने रासक रास रासों से मानी। फ्रेंड, जब भी गणपति का नाम आए तो आप वैज्ञानिक शब्द याद रखेंगे, एक दूसरे शब्द को हमको रिलेटेड करना है। राम स्वरूप तो ये है रासव का रास। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्दों के अनुसार अपना बखान बताया है। प्रथम महाकवि किसे माना जाता है, चंद्रवरदाई को माना जाता है। प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के संबंध में कुछ विशेष जो विद्वान हैं उन्होंने अपने मत प्रकट किए हैं, जिन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है, प्रमाण है उसके। मिश्र बंधु जी ने, श्याम सुंदर दास जी ने, मोहन लाल ने, विष्णु लाल पंड्या ने और कर्नल टाड ने। इसमें प्रश्न पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक किसने माना, अर्ध प्रामाणिक किसने माना, प्रामाणिक किसने माना। तो सभी के नाम की एक लिस्ट है। अर्ध प्रामाणिक किसने माना है, मुनिजन विजय ने, हजारी प्रसाद जी ने, सुनीति चटर्जी ने, दशरथ ओझा ने। और अप्रामाणिक यानी लोगों ने कहा ये काल्पनिक है, ये झूठ है, ये इसका प्रमाण ही नहीं, किसने कहा, बूलर जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको सीधा नकार दिया, बोले कि पृथ्वीराज रासो जैसा कोई ग्रंथ है ही नहीं। मुंशी देवी प्रसाद ने, श्यामल दास ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो महाकाव्य है, चंद्रवरदाई जी ने लिखा था, उसमें काफ़ी मतभेद बताया गया है। तो इस लिस्ट को याद करना बहुत ही ज़रूरी है हमको, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके बाद अब हमारा आता है लौकिक साहित्य। अभी हमने जैन भी पढ़ लिया, अभी हमने ये आपके वीर वाले पढ़ लिए, अब हम आते हैं लौकिक साहित्य में। बहुत ही फेमस है ढोला मारूरा दूहा। इस किसने लिखा है, कल्लोल ने लिखा है, 11वीं शताब्दी में लिखा है। यह एक प्रेम काव्य है। ये भी मनगढ़ंत बनाया गया था। ढोला मारूरा दूहा जो है राजस्थान का मूलतः दोहे में रचित किया गया है। ये राजकुमार ढोल के बारे में बताया गया है और माखनी इसकी राजकुमारी के बारे में कथा बताई गई है। बड़ा है मार्मिक इसमें चित्रण बताया गया। हजारी जी ने हेमचंद्र व बिहारी के दोहों की बीच की कड़ी को इसको माना है। बसंत विलास जो है रचनाकार अज्ञात हैं, इसके 13वीं सदी में माना जाता है। बसंत और श्रृंगार रस है इसमें। संपादन माता प्रसाद गुप्त ने। 84 दोहा वास्तविक रूप में इसमें बताए गए हैं। इसकी भाषा पिंगल है। पदावली जो है विद्यापति जी ने लिखी थी। श्रृंगार भक्तिपरक मुक्तक काव्य है ये। निराला ने पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, नागिन की लहर किसने कहा है, तो निराला ने विद्यापति के जो पद हैं उनको नागिन की लहर कहा। बैनीपुरी ने जीव का परमात्मा के संबंध में बताया गया है। इसके बाद है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल। किसने लिखे, अमीर खुसरो जी ने लिखे। इनका टाइम पीरियड है 1255 से 1335। किसका, अमीर खुसरो का। इसमें पहेलियाँ, मुकरियाँ और उक्ति वैचित्य की प्रधानता बताई गई है। इनके संगीत ग्रंथ हैं आवाज़ ए खुस रवि। खालिक बरी फारसी में है और हिंदी में भी वर्णन दिया गया है। भारतीय बोली वर्णन है नोह सिपहर। खड़ी बोली के प्रथम कवि खुसरो को माना गया है। नाम इनका रियल नेम है अबुल हसन। इनके गुरु का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में, निजामुद्दीन ओलिया। ये कव्वाली, तराना, सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। इन्हें विशेष उपाधियों से सम्मानित किया गया है। तोता ए हिंद अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें दिया था। टाइटल कवियों में राजकुमार ईश्वरी प्रसाद जी ने दिया था। अवधि के प्रथम गुरु जो हैं या कवि हैं, किसने कहा है, राम कुमार वर्मा ने। तोता ए हिंद अलाउद्दीन खिलजी, कवियों में राजकुमार ईश्वरी प्रसाद, अवधि के प्रथम कवि राजकुमार वर्मा। इसके बाद आते हैं हम विद्या जी के गुरु, विद्यापति जो है विद्यापति के गुरु हैं हरि मिश्र।
3 भाषाओं में इन्होंने 14 ग्रंथ लिखे हैं। तो विद्यापति की प्रमुख जो भाषाएं हैं वो कौन सी हैं? पहली है संस्कृत, दूसरी है अभट्ट और तीसरी है मैथिली। संस्कृत भाषा में शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्णकृत्य, ये जो हैं ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। आभट्ट में इन्होंने कीर्तिलता कीर्ति पताका लिखी गई है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कीर्तिलता कीर्ति पताका की भाषा क्या थी? अभट्ट थी। मैथिली में इन्होंने क्या लिखा है? पदावली या प्रसिद्ध भक्ति श्रृंगार रचना है। गोरक्ष विजयपाल नाटक के रूप में है। इसका गद्य भाग संस्कृत में है और पद्य भाग मैथिली भाषा में है। इसका संबंध जो है, इनका संबंध शैव संस्थापक से माना जाता है। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीति प्रवर्तक माना जाता है। द्विवेदी जी ने इन्हें पंचदेवोपासक माना है। बच्चन सिंह ने जातीय कवि माना है। निराला ने पदावली को नागिन की लहर कहा। अभी हम थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं। विद्यापति को अलग अलग लोगों ने क्या क्या टाइटल दिया है? इन्हें मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन आदि टाइटल्स इनको दिए गए हैं। इसके बाद हमारा ये लास्ट है, फिर हमारा आदिकाल खत्म हो जाएगा। श्रृंगारी कवि जो हैं, नॉर्मल भक्त कवि कौन है और रहस्यवादी कवि कौन है, अलग अलग मत बताए गए हैं इनको। श्रृंगारी कवि कहा है हरप्रसाद शास्त्री जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, सुभद्र झा ने, राम कुमार वर्मा ने, राम बख्श बैनीपुर ने। किसको? विद्यापति की बात हो रही है। भक्त ब्रज नंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद। रहस्यवाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, नागेंद्र गुप्त ने कहा है और जनार्दन मिश्र ने कहा है। अब यहाँ विविध जो एक्स्ट्रा चीज़ें अलग से बुक में दी गई थी उनको हमने यहाँ नोट कर लिया है। पृथ्वी चंद्र की मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा को प्रथम बावनी काव्य माना गया है। डिंगल का प्रथम प्रयोग जोधपुर के राजा बांकीदास के कुकवि 32 1817 में प्रयोग किया गया है। दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद करने वाले हिंदी के प्रथम कवि भूवाल हैं। 10वीं सदी में लिखा गया या अनुवाद किया गया। कुवलय माला जो है उद्यतन सूरी 9वीं सदी में। राउरवेल जो है रोड कवि 10वीं शताब्दी में। शीलांकित गद्य पद्य दोनों में है। जहाँ भी गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होगा वहाँ चंपू काव्य होगा। राउल नामक नायिका का इसमें नक्सिक वर्णन किया गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण यहाँ पर दामोदर शर्मा जी ने लिखा है। बनारस संस्कृति है इसमें। हजारी ने महत्वपूर्ण इसको माना है। व्याकरण के अनुकूल शास्त्र भी माना गया है। लास्ट हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वर्ण रत्नाकर, जो कि लिखा था ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धतियाँ चित्रण इसमें बताया गया है। मैथिल हिंदी शब्दकोश बताया गया। संपादन सुनीति कुमार चटर्जी ने किया था। इसके बाद आप भी जब नोट्स बनाएंगे तो यहाँ से कुछ पेजेस यहाँ पर छोड़ देंगे। वो कुछ पेजेस किसके लिए हैं? एक्स्ट्रा जब आप आदिकाल के और आप खुद से क्वेश्चन लगाएंगे तो वो क्वेश्चन जो आपने नहीं पढ़े होंगे, अलग से आपको नए लगते हैं, तो वहाँ आप इंक्लूड कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया है। यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।